नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची में रात 1:30 बजे टावर पर चढ़ा युवक, जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच मचा हड़कंप। राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम स्थित जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन के धरना स्थल के पास शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना के वक्त अधिकांश आंदोलनकारी सो रहे थे, लेकिन युवक के टावर पर चढ़ते ही अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और युवक को शांत कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। टावर पर चढ़े युवक ने अपना नाम हीरा लाल और खुद को बालूमाथ का निवासी बताया। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिससे वो बेहद नाराज है। युवक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपनी बात सुने जाने की मांग करता रहा और काफी देर तक नीचे उतरने से इनकार कर दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घंटों समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद आखिरकार सुबह उसे सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। श्रावणी मेला 2026 सावन की पहली सोमवारी पर बाबा धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। श्रावणी मेला 2026 में सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। पहली सोमवारी से पहले रविवार को गणेश चतुर्थी का दुर्लभ संयोग होने के कारण देश भर से बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। सोमवार को करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए बाबा धाम पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासन ने पहली सोमवारी पर केवल बाहरी और भीतरी अर्घा प्रणाली के माध्यम से ही जलार्पण की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन की सुविधा बंद कर दी गई है, ताकि दर्शन और जलार्पण की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे। बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त ने कहा कि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। गिरिडीह में उसरी नदी बचाने की हुंकार, फैक्ट्री को पानी देने के विरोध में ग्रामीणों की मानव श्रृंखला। गिरिडीह में उसरी नदी से पाइपलाइन के जरिए बाल मुकुंद फैक्ट्री को पानी देने के प्रस्ताव के विरोध में आज रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। आंदोलन में बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रस्ताव तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि उसरी नदी क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसका पानी गांवों की पेयजल जरूरत, खेती तथा पशुपालन के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि फैक्ट्री को पानी दिए जाने से नदी के जल स्तर पर असर पड़ेगा और भविष्य में जल संकट गहरा सकता है। ग्रामीणों ने तख्तियां और बैनर लेकर कहा कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि उसरी नदी केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक बनाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। झारखंड मौसम अपडेट। 5 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसका असर आज राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जबकि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब 5 अगस्त तक राज्य में मानसून सक्रिय बना रहेगा। इस दौरान अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं संथाल परगना के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं किसानों को भी खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। श्रावणी मेला 2026। पहले सुबह देवघर डीसी ने बाबा मंदिर और मेला क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। राजकीय श्रावण मेला
2026 के चौथे दिन रविवार अहले सुबह देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उन्होंने बाबा मंदिर परिसर, तिवारी चौक, बीएड कॉलेज, शिवराम झा चौक और क्यू कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को कांवड़ियों की कतार व्यवस्था सुचारू रखने, भीड़ प्रबंधन पर विशेष नजर रखने और जलार्पण व्यवस्था को सुरक्षित व बाधा रहित बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मंदिर कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मेला क्षेत्र और कांवरिया पथ की लाइव मॉनिटरिंग की तथा जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व विश्राम गृह, अमानत घर और विभिन्न पुलिस ओपी का भी निरीक्षण किया। सोमवार को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मियों से सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की। लातेहार में मेडिकल दुकान की आड़ में अवैध गर्भपात का खुलासा, 8 माह के भ्रूण के अवशेष मिलने से हड़कंप। लातेहार शहर के चटनाही रोड स्थित सौम्या मेडिकल में कथित तौर पर अवैध गर्भपात सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को मेडिकल वेस्ट उठाने के दौरान एक प्लास्टिक की थैली में 7 से 8 माह के भ्रूण के 100% अवशेष मिले, जिसके बाद उन्होंने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी। उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर एसडीओ दिनेश कुमार के नेतृत्व में देर रात मेडिकल दुकान और उसके पीछे संचालित परिसर में छापेमारी की गई। जांच के दौरान गर्भपात से जुड़े कई अहम संकेत मिले, जिससे पूरे मामले की गंभीरता बढ़ गई। छापेमारी में प्रभारी सिविल सर्जन, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और नगर पंचायत के अधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक सागर कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, जबकि बरामद भ्रूण को चिकित्सकीय जांच के लिए रांची भेजने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने मेडिकल दुकान, उससे जुड़े कमरों और पीछे संचालित कथित अवैध अस्पताल को सील कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि मेडिकल दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला में शॉर्ट सर्किट से बुक शॉप में भीषण आग, परिवार छत पर फंसा। गुमला शहर के पालकोट स्थित विद्यासागर बुक डिपो में आज रविवार सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय दुकान मालिक श्रवण कुमार अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ अंदर मौजूद थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दुकान से होकर होने के कारण पूरा परिवार जान बचाने के लिए छत पर जाकर फंस गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शटर तोड़कर टुलू मशीन और सिंटेक्स पाइप की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखी किताबें, कॉपियां और अन्य सामान पूरी तरह जल चुके थे। दुकानदार ने करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग की गाड़ियां करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। आक्रोशित लोगों ने अग्निशमन कर्मियों का घेराव कर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि समय पर दमकल पहुंचती तो नुकसान काफी कम हो सकता था। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गिरिडीह में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, रात में एनएच पर उतरे एसपी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। रविवार रात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने निमिया घाट, डुमरी, पीरटांड और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने चेकिंग बैरियर, रात्रि गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही, ट्रैफिक प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वाहनों की सघन जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और बैरिकेडिंग को और मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रमुख चेक पॉइंट पर हेल्पलाइन और जरूरी संपर्क नंबर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने मार्ग में रुके कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये मार्ग श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे श्रावण माह में इस रूट पर विशेष निगरानी, प्रभावी रात्रि गश्ती और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल उपलब्ध कराना है। इस दौरान एसडीपीओ डुमरी आबिद खान, थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, जितेंद्र कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। तेल मिल में घुसा 5.5 फीट लंबा कोबरा, मची अफरा तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्वालपाड़ा के एक तेल मिल में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा मिल के अंदर घुस गया। सांप को देखते ही वहां काम कर रहे कर्मी इधर उधर भागने लगे और तुरंत इसकी सूचना मिल मालिक लक्ष्मण यादव को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।
वनकर्मी मोहम्मद असराफुल शेख ने बताया कि रेस्क्यू किए गए कोबरा को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया। विशालकाय सांप को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप या किसी भी वन्य जीव को नुकसान न पहुंचाएं, उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सांप के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं। रांची के धुरवा डैम में तैरता मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, पहचान में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित हटिया डैम से रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह स्थानीय लोगों की नजर डैम में जलकुंभी के बीच तैर रहे शव पर पड़ी। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना धुरवा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। शव बरामद होने की खबर फैलते ही डैम के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुट गए और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। ओमान में हादसे के शिकार हजारीबाग के प्रवासी मजदूर के परिवार को मिली 49,76,000 रुपए की आर्थिक सहायता। झारखंड के हजारीबाग जिले के जोबार पंचायत अंतर्गत बंदखारो गांव के दिवंगत प्रवासी श्रमिक प्रदीप कुमार महतो के परिजनों को करीब 49,76,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। ये राशि उनकी पत्नी, माता पिता और बेटी के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी गई। प्रदीप की 18 मार्च 2026 को ओमान में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया गया कि इलाज के बाद श्रमिक कैंप लौटते समय सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही जान चली गई। इस मामले में प्रवासी श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने मृतक के परिजनों और जावावी पावर टेक इंजीनियरिंग कंपनी के बीच लगातार समन्वय किया। पहले 40 लाख रुपए की सहायता पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में कंपनी ने 49,76,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी। सिकंदर अली ने बताया कि पूरी राशि परिजनों के खातों में भेज दी गई है, जिससे परिवार को भविष्य में आर्थिक संबल मिलेगा। मुआवजा मिलने के बाद परिजनों ने कंपनी, सिकंदर अली, महेंद्र महतो और सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। झारखंड में बस परमिट व्यवस्था ठप, 200 से अधिक बसों का संचालन प्रभावित, आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में बस परमिट जारी करने और पुराने परमिटों के नवीनीकरण में लंबे समय से हो रही देरी के कारण राज्य की बस परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो गई है। झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार करीब 3 वर्षों से परमिट संबंधी मामलों का समय पर निपटारा नहीं होने से 200 से अधिक बसों का संचालन ठप है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सुस्त कार्यशैली के कारण परमिट प्रक्रिया अटकी हुई है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय समय सीमा में आवेदनों का निस्तारण और नियमित बैठकें अनिवार्य है। बस संचालकों का कहना है कि बसें खड़ी रहने के बावजूद उन्हें टैक्स, बीमा और अन्य खर्च लगातार उठाने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। एसोसिएशन ने बताया कि राज्यपाल, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव और परिवहन सचिव सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द परमिट प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कई बस संचालक परमिट निरस्त कर एनओसी लेकर पड़ोसी राज्यों में बस संचालन शुरू करने को मजबूर हो सकते हैं। बर्मा माइंस गोल चक्कर के पास बुलेट और पल्सर में भिड़ंत, एक की मौत। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के गोल चक्कर के पास शनिवार देर रात एक बुलेट और पल्सर बाइक के आमने सामने हुई टक्कर में बुलेट चालक की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बुलेट सवार को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुलेट चालक की पहचान 38 वर्षीय गणेश शंकर मिश्रा के रूप में हुई है। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और फिलहाल बर्मा माइंस में रहकर काम करते थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। सरायकेला के राजेश होटल में भीषण आग, 60,000 का सामान जलकर खाक। सरायकेला सदर अस्पताल के सामने स्थित राजेश होटल में शनिवार और रविवार के दरमियान रात करीब 1:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से होटल में रखा राशन, बर्तन, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। होटल संचालक राजेश कुमार ने बताया कि इस घटना में करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। देर रात होटल से धुआं उठता देख पुलिस को रात्रि गश्ती टीम ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी।
दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास की दुकानों तक फैलने से बच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने होटल के आसपास देर रात असामाजिक तत्वों के जमावड़े और हुड़दंग पर चिंता जताई। लोगों ने आशंका जताई कि आग लगने के पीछे ये वजह भी हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सके। दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देर रात अड्डेबाजी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पहले सावन सोमवारी पर रांची में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू। पहाड़ी मंदिर जाने से पहले जान ले रूट और पार्किंग व्यवस्था। सावन की पहली सोमवारी पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। सोमवार को पहाड़ी मंदिर की ओर जाने वाले कई प्रमुख मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। ये व्यवस्था सावन की सभी सोमवारी यानी 3, 10, 17 और 24 अगस्त के साथ ही श्रावणी पूर्णिमा 28 अगस्त को भी लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर शहर के अन्य व्यस्त मार्गों पर भी रूट डाइवर्ट या वाहनों का आवागमन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे पहाड़ी मंदिर के आसपास सड़क किनारे वाहन खड़े न करें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। कटहल मोड़, रातू और पिस्का मोड़ की ओर से आने वाले श्रद्धालु बिरला मैदान, धुरवा, डोरंडा, मेन रोड, लालपुर और हरमू की ओर से आने वाले बानो मंजिल रोड स्थित मैदान, जबकि कांके, बूटी मोड़, रिम्स और मोरहाबादी की ओर से आने वाले श्रद्धालु रांची यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान में वाहन पार्क कर सकेंगे। वहीं शनि मंदिर, दुर्गा मंदिर, मीनाक्षी गली, गौशाला कटिंग और बालाजी मंदिर से पहाड़ी मंदिर जाने वाले मार्ग केवल श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। पलामू को मिलेगी 4 लेन सड़क की सौगात। 71 किलोमीटर मार्ग बनने से जाम से राहत। पलामू संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के गढ़वा रामानुजगंज और राष्ट्रीय राजमार्ग 139 के पड़वा मोड़, सीलीदाग, छतरपुर समेत कुल 71 किलोमीटर सड़क को 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर से मुलाकात कर मांग रखी। सांसद ने बताया कि इन हिस्सों के 2 लेन होने के कारण रोजाना जाम, गड्ढों और यातायात बाधाओं से लोगों को भारी परेशानी होती है, जबकि आसपास के अन्य हिस्से पहले ही 4 लेन बन चुके हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने सांसद को आश्वासन दिया कि दोनों परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि 4 लेन बनने से पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में आवागमन सुरक्षित, सुगम और तेज होगा। साथ ही उद्योग, कृषि, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। पोटका में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। विधायक संजीव सरदार ने 17 विद्यालयों के अपग्रेडेशन का रखा प्रस्ताव। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 17 विद्यालयों के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव रखा। इसमें पोटका प्रखंड के 8 हाई स्कूलों को 10+2 स्तर तक उन्नत करने और पोटका, डुमरिया व जमशेदपुर प्रखंड के 9 मध्य विद्यालयों को कक्षा 10वीं तक अपग्रेड करने की मांग शामिल है। प्रस्ताव में करंडीह, शंकरदा, दोमजुड़ी, राजदोहा, जामडीह, जाहातू, मांगरू, कालिकापुर सहित हारदा, दामोदी, लखायदी, डुमरिया, मानिकपुर, नांदुप, बागबेड़ा, हल्दीपोखर और चांदपुर के विद्यालय शामिल किए गए हैं। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने गांव या पंचायत के पास ही गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के अपग्रेड होने से बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन विद्यालयों के उन्नयन से क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकेंगे। आरकेएस के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे पूरा। 10 से 15 करोड़ रुपए तक टैक्स लगने की संभावना। रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रांची, बेगूसराय और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग का 3 दिनों तक चला सर्वे शनिवार देर रात पूरा हो गया। सर्वे के बाद आयकर विभाग के अधिकारी जब्त दस्तावेजों के साथ लौट गए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में कंपनी में किसी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ भुगतान से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि इन अनियमितताओं के आधार पर कंपनी पर 10 से 15 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त टैक्स
लगाया जा सकता है। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका के बाद 100 से अधिक अधिकारियों की टीम ने ये कार्रवाई की थी। रांची में आयकर आयुक्त शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में सर्वे पूरा किया गया और अब जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवघर में 1060 किलो मिलावटी पेड़ा मिट्टी में दफन। घोरमारा के ओमजी पेड़ा भंडार पर सबसे बड़ी कार्रवाई, कई दुकानों में छापेमारी। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर के घोरमारा स्थित ओमजी पेड़ा भंडार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1060 किलो संदिग्ध और मिलावटी पेड़ा जब्त कर जेसीबी से मशीन में दफनाकर नष्ट कर दिया। विभाग के मुताबिक ये श्रावणी मेला के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई ताकि मिलावटी खाद्य सामग्री दोबारा बाजार में न पहुंच सके। जांच में पेड़े में मिलावट पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उपायुक्त के निर्देश पर विशेष टीमों ने मां दुर्गा पेड़ा भंडार, संदीप पेड़ा शॉप, पीहू पेड़ा भंडार और आशीष फास्ट फूड समेत कई दुकानों की सघन जांच की। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था और लाइसेंस की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेले के दौरान जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि मिलावटी या अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चांडिल के सुखसारी गांव में जंगली हाथी का उत्पात, 3 घर तोड़े, वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। सरायकेला खरसावा के चांडिल रेंज के सुखसारी गांव में शनिवार देर रात जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने 3 मिट्टी के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घरों में रखा कई बोरी चावल खा गया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। ग्रामीण पूरी रात हाथी को गांव से बाहर खदेड़ते रहे। लगातार बारिश से मिट्टी के घर कमजोर होने के कारण नुकसान और बढ़ गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और एलिफेंट ड्राइव टीम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेंज कार्यालय पास होने के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों की कटाई और भोजन पानी की कमी के कारण हाथी लगातार आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे मानव हाथी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और गज परियोजना की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए और स्थायी समाधान की मांग की। घटना के बाद वन विभाग ने प्रभावित घरों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि केवल मुआवजा नहीं बल्कि हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है। 14वीं सिविल सेवा पीटी में सीआईडी जांच का दायरा बढ़ा। 1000 सफल अभ्यर्थियों ने सीआईडी को भेजी ओएमआर शीट की कॉपी। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच लगातार तेज हो रही है। सीआईडी ने सफल 2204 अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी थी, जिसमें से अब तक 1000 अभ्यर्थी कॉपी भेज चुके हैं। अब इनका मूल ओएमआर से मिलान कर फॉरेंसिक जांच होगी। कॉपी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में डेटा टेम्परिंग, ओएमआर में हेराफेरी और कथित वित्तीय लेन देन की जांच चल रही है। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इधर जांच के बीच जेपीएससी के प्रशासनिक फैसले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 परीक्षा नियंत्रकों ने परीक्षा प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उनका तबादला कर उप परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब उनकी आपत्तियों, लिखित रिकॉर्ड और जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया की भी जांच की मांग उठ रही है। माना जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और आगे की पूछताछ के बाद इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जमशेदपुर में अवैध चुलाई शराब पर बड़ी कार्रवाई, 290 लीटर जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में अवैध चुलाई शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने शनिवार देर शाम जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर 290 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की। अभियान के दौरान शराब बेचते हुए जुगसलाई निवासी गोपाल राय को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि उत्पाद अधिनियम के तहत कुल 5 मामले दर्ज किए गए। उत्पाद निरीक्षक कुमार सत्येंद्र के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में वायरलेस मैदान, गुरुद्वारा मैदान, खटिक मोहल्ला और दृष्टि मार्केट के सामने संचालित कई अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान वायरलेस मैदान के पास कुछ स्थानीय महिलाओं ने टीम का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने अभियान जारी रखते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। पार्वती देवी, श्रवण खटिक, विनोद खटिक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि एक अन्य अवैध शराब अड्डे की जांच जारी है। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एमजीएम अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप, विधायक पूर्णिमा साहू ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों पर भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मनीष अपनी बहन के इलाज की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि जवानों से कहासुनी के बाद उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जवानों ने मोबाइल छीनकर घटना का वीडियो डिलीट कर दिया और नेम प्लेट भी नहीं पहन रखी थी। शिकायत के आधार पर एमजीएम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मेडिकल कराने के साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता गुंजन यादव ने पीड़ित से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू घायल कार्यकर्ता के घर पहुंची और न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने डीएसपी दयानंद कुमार से फोन पर बात कर आरोपी होमगार्ड जवानों की निलंबन और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से इलाजरत मरीज काजल प्रधान के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में गेंदा फूल की खेती से बदल रही 1500 किसानों की किस्मत, अफीम की पहचान बनी इतिहास। कभी अफीम की अवैध खेती के लिए बदनाम रहा खूंटी जिले का सुदूर आदिवासी इलाका अब गेंदा फूल की खेती के जरिए नई पहचान बना रहा है। प्रधान संस्था और खूंटी महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से पिछले करीब 15 वर्षों से गेंदा की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कम लागत और बेहतर मुनाफे के कारण ये खेती किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन गई है। वर्तमान में खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड के करीब 1500 किसान इससे जुड़े हैं और इस साल 15 लाख गेंदा पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। संस्था के अनुसार गेंदा की खेती ने किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में टिकाऊ और सम्मानजनक आजीविका का सफल मॉडल भी तैयार किया है। इससे ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। पौधा वितरण कार्यक्रम में प्रधान संस्था की प्रीति बोरा, निधि सिंह, स्वरूप जना, अमित कुमार, कुलदीप मुंडा तथा किसान उत्पादक संगठन की अध्यक्षता सुनीता देवी और सुनीता कुमारी मौजूद रहीं। किसानों ने इस पहल को आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड की फरार महिला मानव तस्कर दिल्ली में गिरफ्तार, खूंटी की नाबालिग बच्ची का रेस्क्यू। झारखंड की चाईबासा पुलिस को मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त अभियान में साल 2023 से फरार चल रहे एक कुख्यात महिला मानव तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ चाईबासा के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज थे और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। लगातार ठिकाने बदलने के कारण वो पुलिस की पकड़ से बच रही थी, लेकिन खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से चाईबासा पुलिस को 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई है। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने एक अन्य मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया और उसके दिल्ली के सुभाष प्लेस स्थित ठिकाने से खूंटी जिले की एक नाबालिग बच्ची को सकुशल मुक्त कराया। बच्ची की मेडिकल जांच कराकर उसे फिलहाल सुरक्षित आश्रय गृह में रखा गया है। बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे झारखंड लाकर पुनर्वास कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड और दिल्ली की एजेंसियों के संयुक्त अभियान से अब तक कई बच्चों और महिलाओं को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कर उनका पुनर्वास कराया जा चुका है। गुमला की इस सड़क पर खर्च होंगे 101 करोड़ रुपए। 19.1 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी और मजबूत। झारखंड सरकार ने गुमला जिले में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए घाघरा, जोकारी, रन्हे, कुंडो, रुकी घाटी तक 19.1 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 101 करोड़ 77 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। ये सड़क पहले ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन थी, जिसे अब पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। परियोजना में सड़क निर्माण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू अर्जन और पुनर्वास से जुड़े कार्य भी शामिल है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 61 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च कर 60% कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2027-28 में लगभग 40 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च कर शेष 40% काम पूरा किया जाएगा। योजना की राशि गुमला कोषागार से जारी होगी। पथ प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता इसके खर्च और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हर महीने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। हरमू में सरना झंडा गड़ी की 3री वर्षगांठ, प्रार्थना सभा में एकजुटता का संदेश। रांची के हरमू डेटा टोली में सरना झंडा गड़ी की 3री वर्षगांठ पर सरना प्रार्थना सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुनीता कच्छप के आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें रातू, बेड़ो, खूंटी, गुमला और लोहरदगा से आए सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरना नेग नियम के अनुसार पूजा पाठ, सामूहिक प्रार्थना और भजन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विजय कच्छप, सुभानी तिग्गा, सीता उरांव, सुनीता उरांव,
नवीन तिर्की, बिरछा कच्छप, चांदनी गाड़ी, निखिल महली, गीता उरांव सहित सरना समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सरना प्रार्थना सभा आदिवासी समाज को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बन रही है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ हक और अधिकार की लड़ाई में समाज की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरना प्रार्थना सभा सामूहिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है तथा प्रकृति पूजक आदिवासी समाज अब सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से सरना प्रार्थना और भजन आज घर घर तक पहुंच रहे हैं।